Assalamu alaikum to all of you. Welcome to lecture number 3 on operations research. In the last lecture, we have discussed some of the definitions of operations research, some basic examples about the operations research and the different phases for implementation of OR and the stages of the development of operations research. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये टिपिकल डिसीजन प्रॉब्लम्स जो थे इनको डिस्कस किया था वन बाय वन। हम लोगों ने इस सारे सब जितने भी एग्जांपल्स हैं इनको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से ये ऑपरेशंस रिसर्च के एग्जांपल्स में आ जाते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने ये टिकट प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया था, जो एक बिजनेसमैन है जो कि एक हफ्ते में 5 दिन ट्रैवल करता है और उसको डिफरेंट प्राइस अवेल करनी होती हैं, जैसे कि $400 उसकी टिकट का खर्चा है, उसको डिस्काउंट 20% मिल रहा है। अगर वो वन डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो 75% टोटल प्राइस का वो पे करता है। बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना था कि कौन कौन से अल्टरनेटिव डिसीजंस हमारे पास हैं, कितने तरीकों से, असल में अल्टरनेटिव डिसीजन से मुराद है कि कितने तरीकों से वो जो डिसीजंस है वो ले सकता है, या टिकट जो परचेज करेगा वो किन तरीकों से वो टिकट परचेज करे ताकि उसको डिस्काउंट भी मिल जाए और उसका जो ट्रिप है वो भी हो जाए। इसके अलावा हमने देखना था कि इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि डिसीजन लेने में आ जाएंगी। रिस्ट्रिक्शंस कुछ, अंडर व्हाट रिस्ट्रिक्शन इज द डिसीजन मेड, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस को नज़र में रखते हुए वो अपना जो डिसीजन है वो लेंगे, और जो उनका अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है फॉर एवेल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स वो क्या होगा। तो ये लास्ट लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपने इन चीज़ों को रिव्यू किया होगा और आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रिंसिपल फेजेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग ओआर इन प्रैक्टिस जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे, या जिसे हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन था जो कि फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम थी जिसमें हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसीजन अल्टरनेटिव्स, कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने फाइंड करना होता है प्रॉब्लम का, और जो हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं वो हम लोगों ने डिफाइन करनी होती हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम डेफिनेशन से ये मुराद है। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास, उसमें जो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल है, जो आपने फर्स्ट और टू दोनों पॉइंट्स में जो भी आप लोगों ने डेटा जमा किया है या प्रॉब्लम को डिफाइन किया है उसी को नज़र में रखते हुए अब इस डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स में से हम लोग आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल बनाएंगे। और बेसिकली मॉडल से यहाँ पे मुराद है कि सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगी और हम रियल वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर देंगे इन मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स में। जब हमारे पास मॉडल बन जाएगा तो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व दैट मॉडल। हम जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है अब हम उसको सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशंस के एल्गोरिदम हैं, यानी कि डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्रॉब्लम है या किस तरह का जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फार्मूलेट किया है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, जिस तरह का भी मॉडल होगा फिर हम उस हिसाब से उसको सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास बहुत से ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जब आपने प्रॉब्लम को मॉडल को सॉल्व कर लिया तो हम फ़ौरन से उस मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ओआर के मॉडल्स को फ़ौरन से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उन मॉडल की वैलिडेशन करते हैं हम लोग। यानी कि वैलिडेशन से क्या मुराद है कि हम उस मॉडल को टेस्ट करेंगे कि जो आया, जो आउटपुट हमें चाहिए थी, जिस नीयत से या जिस गर्ज से हम लोगों ने वो मॉडल बनाया है या हमने ये सारा एनालिसिस किया है या प्रोसेस किया है, क्या ये मॉडल उस सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं, क्या वाकई ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम लोग चाह रहे थे। अगर ये उसकी वैलिडेशन सही हो जाती है, वो मॉडल बिल्कुल सही हो काम कर रहा है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी कि उस मॉडल को हम लोग
अपने यूज में ले आते हैं। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट है ऑपरेशन रिसर्च की डिफरेंट स्टेजेस हैं, या आप इनको प्रिंसिपल फेजेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग ओआर इन प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। तो ये हम लोग ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास जो फेजेस हैं उनमें ऑब्जर्वेशन आ जाती है। मेरे ख्याल में अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ऑब्जर्वेशन से मुराद है कि हम जो है सारी स्टडी करेंगे, चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है प्रॉब्लम डेफिनेशन जो जिसमें हम लोग प्रॉब्लम फार्मूलेट करेंगे, प्रॉब्लम फार्मूलेट में हम लोग ऑब्जेक्टिव का ख्याल रखेंगे, अपनी रिस्ट्रिक्शंस का ख्याल रखेंगे, यानी कि जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं उनको नज़र में रखेंगे। उसके बाद हम लोग मॉडल बनाएंगे, जो प्रॉब्लम डेफिनेशन जो हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया कि बेसिकली हमने करना क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो है आपका मॉडल कंस्ट्रक्शन का। मॉडल कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर उसको सोल्यूशन करेंगे, 5वें नंबर में उसको वैलिडेशन करेंगे, और आखिरी फेज है आपका इम्प्लीमेंटेशन का। तो ये सारा प्रोसीजर है हमारा, जो स्टेजेस हैं वो ऑपरेशन रिसर्च की। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि मैनेजर और ओआर स्पेशलिस्ट में क्या रिलेशन होता है। तो जो मैनेजर होता है बेसिकली उसका काम है सिर्फ डिसीजन लेना, वो सिर्फ डिसीजन लेता है, लेकिन जो ऑपरेशन रिसर्च स्पेशलिस्ट है वो हेल्प करता है ऑपरेशन सॉरी नॉट ऑपरेशंस बट मैनेजर को, ताकि वो बेटर डिसीजन ले सकें। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग बहुत से डिसीजन अपने एक्सपीरियंस या अपने एक्सपर्टीज से ही ले लेते हैं, लेकिन ओआर के जो डिसीजंस होंगे वो टोटली मैथमेटिकल बेस्ड होंगे, वो सेट ऑफ इक्वेशंस होंगे, उनको सॉल्व करने के बाद जो हम सोल्यूशन हमारे पास आएंगे, उनकी नज़र में जो डिसीजन लिए जाते हैं बेसिकली वो ओआर में आ जाते हैं कि आप सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, हमारे रियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं हम मैथमेटिकल फॉर्म में। डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म से हमारे पास ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर हम उसको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की मदद से हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मेथड से हमारे पास काफ़ी सारे, तो उनकी मदद से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारे पास है वो ओआर टूल्स एंड टेक्निक्स है, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ इनके नाम को डिस्कस किया था। आज इनको थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं बेसिकली। ऑपरेशन रिसर्च uses any suitable tool or technique available. The common frequently used tool techniques are mathematical procedures, cost analysis, electronic computation. However, operation researchers given special importance to the development and the use of techniques like linear programming, game theory, decision theory, queuing theory, inventory model, and simulations. In addition to the above techniques, some other common tools are nonlinear programming, integer programming, dynamic programming, sequencing theory, Markov process, network scheduling, symbolic model, information theory, and value theory. There are many other operation research tools techniques also exist. Some of them are listed here, like number one is linear programming. And now what is linear programming basically? This is a constraint optimization technique which optimizes some criterion within some constraints. लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली आपकी एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, जो कि जिसमें हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं और हम ऑप्टिमाइज करते हैं किसी खास क्राइटेरिया की बेस पे। इन लीनियर प्रोग्रामिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका होगा लाइक प्रॉफिट, लॉस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंस्ट्रेंट्स आर लीनियर। इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, जो भी कंस्ट्रेंट्स या जो भी बाउंड्रीज होंगी, वो सब की सब आपकी इन लीनियर होंगी। लीनियर से मुराद है कि उनकी जो पावर है वो 1 होगी। लीनियर आप समझ ही गए होंगे क्या लीनियर यानी कि डिग्री 1 की इक्वेशंस होंगी आपके पास, जो कि सिंपल होती हैं सॉल्यूशन में भी। देयर आर डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग। वो हम आगे सीखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के, या हम लीनियर प्रोग्रामिंग को किस तरह से सॉल्व करेंगे। वो इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखना है कि मॉडल को सॉल्व कैसे करें। जो सेकंड है हमारे पास वो है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में बेसिकली 2 प्लेयर्स के बारे में बात होगी और 2 प्लेयर्स आपस में
जो स्ट्रेटजीज हैं वो यूज करेंगे। डेफिनेटली जब गेम होगी तो वन विन अनदर विल लॉस, लाइक दिस वे। दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन अंडर कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। जहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ जाती हैं वहां पे हम लोग जो डिसीजंस हैं वो गेम थ्योरी से लेते हैं। सिचुएशंस वेयर देयर आर वन आर मोर प्लेयर्स या अपोनेंट्स, जहाँ पे एक से ज्यादा अपोनेंट्स हो। इन दिस द मोटिव ऑफ प्लेयर आर dichotomized. The success of one player tends to at the cost of other player and hence they are in conflict. So ये थोड़ा सा आइडिया था अबाउट गेम थ्योरी के हवाले से। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डिसीजन थ्योरी। Decision theory is concerned with making decision under condition of complete certainty about the future outcomes and under conditions such that we can make some probability about what will happen in future. डिसीजन थ्योरी जो है इसमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का टच भी आ जाता है कि इन फ्यूचर में किस तरह के आउटपुट्स हमारे पास होंगे या इस तरह के जो सिनारियोज हैं वहां पे आप जो है वो डिसीजन थ्योरी का अप्लाई कर सकते हैं या डिसीजन थ्योरी जो है वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंसर्न ही होती है सिर्फ आपके डिसीजन मेकिंग से। और अंडर कंप्लीट सर्टेनिटी, सर्टेनिटी से मुराद आपको पता है कि समझ ही गए होंगे आपके, ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का टच, जहां पे सर्टेनिटी आ गई वहां पे प्रोबेबिलिटी का टच जरूर हो गया। उसके बाद आपके पास है इन्वेंट्री मॉडल्स। इन्वेंट्री मॉडल्स मेक अ डिसीजन दैट मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री से मुराद होती है आपकी जो चीजें होती हैं। दिस मॉडल सक्सेसफुली रिटर्न द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, कैरिंग एंड आउट ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री। तो ये जो मॉडल्स हैं इन्वेंट्री मॉडल्स बेसिकली आपके परचेजिंग में होते हैं, कैरिंग जैसे आपके ट्रक्स वगैरह जो आपके अनलोडिंग और लोडिंग वगैरह का काम करते हैं वो, या चीज़ें हैं जो आपकी स्टॉक में इन आउट होती हैं कि कौन सी चीज़ें, कितना सामान स्टॉक में पड़ा है, कितना नहीं पड़ा, कितना स्टॉक आपने जमा करना है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्वेंट्री मॉडल्स में आ जाते हैं। सिमुलेशन है इसके बाद। सिमुलेशन शायद आप वाकिफ होंगे। सिमुलेशन का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर पे किसी चीज़ की सिमुलेशन कर लेते हैं, किसी भी फिजिकल सिनारियो को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद आप सिमुलेशन के थ्रू रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह से जो है वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी, जो कि आपकी रियल लाइफ की एक पिक्चर होती है इन कंप्यूटर, जिसे हम सिमुलेशन कहते हैं। Simulation is a procedure that studies a problem, creating a model of the process involved in the problem, and then through a series of organized trials and error solution attempt to determine the best solution. Sometimes this is difficult, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है क्योंकि हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर उनको चेक करते हैं, फिर सही आ गया तो ठीक है, फिर वरना दोबारा से हम लोग इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करते रहते हैं। सिमुलेशन इज यूज्ड व्हेन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इज नॉट फीजेबल। जब रियल एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो या बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो या पॉसिबल ना हो तो हम इन केसेस में सिमुलेशन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि कोई मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया, जैसे आजकल हम लोग न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स को अगर सॉल्व करते हैं तो हम उनकी भी सिमुलेशन कर लेते हैं मैटलैब पे, तो आप उनके रिजल्ट्स देख सकते हैं। हालांकि फिजिकली वो प्रॉब्लम को जाके सॉल्व करना, हीट के प्रॉब्लम्स हैं या स्ट्रिंग वेव के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मुश्किल होते हैं, फिजिकली उनको करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर पे हम उनकी जो रियल विजुअलाइजेशन है कि वो किस तरह से होंगे वो हम चेक कर सकते हैं बाय सिमुलेशन। फिर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास आ जाता है। नॉन लीनियर से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में तो लीनियर मॉडल्स थे, तो नॉन लीनियर में क्या होगा, डेफिनेटली अब नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके पास जो मॉडल्स होंगे या जो इक्वेशंस होंगी वो डेफिनेटली आपकी नॉन लीनियर होंगी। तो दिस इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट्स आर नॉट लीनियर इन नेचर। जब कंस्ट्रेंट और आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है, अगर वो लीनियर नहीं है और डेफिनेटली वो नॉन लीनियर होंगे इन द नेचर। द लीनियर रिलेशनशिप में बी अप्लाइड टू अप्रोप्रिएट नॉन लीनियर कंस्ट्रेंट्स बट लिमिटेड टू सम रेंज। हम लोग लीनियर रिलेशनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं नॉन लीनियर कंस्ट्रेंट पे, लेकिन कुछ किसी हद तक, because approximation becomes proper as the range extended। जैसे जैसे रेंज उसकी बढ़ती जा रही है तो उसकी जो अप्रोक्सीमेशन है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। Thus
The non-linear programming is used to determine the approximation in which a solution lies and then the solution is obtained using linear methods. तो उसके बाद हम लोग जो solution है फिर दोबारा से linear method से ही हासिल कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग मल्टी स्टेज डिसीजन प्रोसेस। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम लोग मल्टी स्टेज डिसीजंस करते हैं, यानी कि जिसमें स्टेजेस हों। फॉर एग्जांपल इस तरह के डिसीजंस, यानी कि हम कोई डिसीजन लें और उसका जो पीछे वाला डिसीजन है उसको नजर में रखते हो, यानी कि एक क्यू होती है डिसीजन की। मल्टी स्टेज डिसीजन है कि हमने पहले ये फैसला किया था, अब उसी फैसले की नजर में हमने ये फैसला किया है। तो इस तरह के जो आपके डिसीजंस आ जाते हैं वो आपके डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर होते हैं। सो इन दिस ईच elementary decision depends on those preceding decisions and as well as external factors। और इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी शामिल हो जाते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम आपके जो जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं तो आप थोड़ा बहुत अपने डिसीजंस को अल्टर करते जाते हैं और नए डिसीजंस को कर लेते हैं। Markov process permits to predict changes over time. Information about the behavior of the system is known. This is used in decision making in situation where the various states are defined. The probability from one state to another state is known and depends on the current state and independent of how we have arrived at that state। तो मार्कव प्रोसेस बेसिकली टाइम प्रोसेस है, आपका प्रोबेबिलिटी की प्रोसेस है। जब प्रोबेबिलिटीज की इन्वॉल्वमेंट होती है कि प्रीवियस चीजों की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, तो आगे जो हम प्रोसेस करते हैं यानी कि जो टाइम के साथ जो डिसीजंस होते हैं वो मार्कव प्रोसेस है। इसमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का भी टच है। उसके बाद है नेटवर्क स्केड्यूलिंग। दिस टेक्निक इज यूज एक्सटेंसिवली टू प्लान। ये जो है अगर आपने कुछ बहुत बड़ा प्लान करना है तो उसके लिए यूज होती है। जैसे आप स्केड्यूल कर लें, मॉनिटर लार्ज प्रोजेक्ट्स कर लें, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉलेशंस, P&D डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इन चीजों में जो आपके मॉडल्स होते हैं वो आपके नेटवर्क स्केड्यूलिंग में आ जाते हैं। द एम ऑफ दिस टेक्निक इज टू मिनिमाइज ट्रबल स्पॉट्स सच एज डिले, इंटरप्शन, etc। तो ये आपकी जो इस टेक्निक में हम लोग जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मिनिमाइज करते हैं। जैसे अगर आपके नेटवर्क में डिले आ रहा है या इंटरप्शन आ रहा है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, बाय आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल फैक्टर्स। उसके जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं ये किस वजह से हैं तो उनको हम लोग फाइंड करके मिनिमाइज कर देते हैं। आखिरी हमारे पास है इंफॉर्मेशन थ्योरी। दिस एनालिटिकल प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन फील्ड टू OR। बेसिकली इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या करते हैं, हम लोग जो एनालिटिकल प्रोसेस है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टोरी थ्योरी इज टू एवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद अ गिवन सिस्टम। जो एक सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन फ्लो करती है उसकी इफेक्टिवनेस को एवेल्युएट करते हैं बाय यूजिंग हम लोग इंफॉर्मेशन थ्योरी। दिस इज यूज्ड मेनली इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। और इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है वो हमारी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में यूज होती है। ये थे हमारे कुछ OR के टूल्स एंड टेक्निक्स। आई होप कि हम लोगों ने इनको वन बाय वन डिस्कस किया और शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। थोड़ी सी खुद स्टडी कीजिएगा और अगर आपको फिर भी इनमें से कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो सबसे पहले हम लोग इनको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी डिस्कस हुआ है वो समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल OR टूल्स एंड टेक्निक्स से इनमें से कुछ हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, कुछ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। जो हमारे कोर्स का हिस्सा है डेफिनेटली उनको हम दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे, जो नहीं है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि OR के कौन कौन से टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो आगे जो 1.6 में हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ द ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च के कुछ एप्लीकेशन एरियाज हैं। तो डेफिनेटली ये मैं सेक्शन आप लोगों के लिए वैसे भी छोड़ने वाला था, मैंने यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दिया है, लेकिन आप इन चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा कि अकाउंटिंग में ऑपरेशन रिसर्च की एप्लीकेशन किस तरह से हैं, कंस्ट्रक्शन में किस तरह से हैं, फैसिलिटीज़ प्लानिंग में एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, किस तरह की हैं, फाइनेंस में कौन सी एप्लीकेशन हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी एप्लीकेशन है, मार्केटिंग में कौन सी एप्लीकेशन है। तो ये चीज़ें आपने खुद से देखनी है। आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है, अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो डाउनलोड कर लें। ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जो मटेरियल है वो सारा मैं वेबसाइट पे अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो लेक्चर्स भी लेक्चर 1 लेक्चर 2 अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर 3 जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये भी अपलोड हो जाएगा। और 1.7 में आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च।
और ये आप सिंपली किसी भी बुक में से फाइंड कर सकते हैं या इंटरनेट से फाइंड कर लें, तो आपको ये मिल जाएंगी कि आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं ऑपरेशंस रिसर्च की। तो ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ दिया है, तो काइंडली इसको ज़रूर देखिएगा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। आई होप कि आप लोग वर्कआउट कर रहे होंगे घरों पे और थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी जो है सेल्फ स्टडी को थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ कर रहा हूँ, जितना बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करें और आई होप कि आप लोग मेहनत करेंगे। तो लास्ट में 1.8 में हमारे पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट जो है आपको 2 हफ्तों के अंदर अंदर ऑनलाइन एलएमएस पे जमा करवानी है, जो कि बहुत ही आसान है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी चैप्टर में है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो चैप्टर हम लोगों ने पूरा 1 बाय 1 चीजें डिस्कस की हैं, इसी में इन सब के आंसर्स मौजूद हैं। आई होप कि आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको कोशिश करें कि कंप्यूटर पे ही एमएस ऑफिस पे इसको लिखें। एमएस ऑफिस पे लिखने के बाद आप ऑनलाइन एलएमएस में ये सबमिट कर देंगे। मैं ये असाइनमेंट कोशिश करके एलएमएस में अपडेट कर देता हूँ। आप लोगों को वहाँ पे इसकी लिंक भी मिल जाएगी कि आप लोगों ने असाइनमेंट जो ड्यू डेट है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो ये आप ऑनलाइन जमा करवा दें। फॉर एग्जांपल किसी के पास कंप्यूटर नहीं है या किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि आप लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है या आप लोगों को चलाना नहीं आता। तो अगर चलाना नहीं आता तो इट्स टाइम टू लर्न, कि आप सीखें किस तरह से ये असाइनमेंट्स होंगी, क्योंकि और भी काफ़ी सारी असाइनमेंट्स हैं, कुछ ऑनलाइन क्विज हैं तो वो आपके कंप्यूटर पे ही होंगे। तो कोशिश करें लिख लें। अगर बिल्कुल आपके पास फैसिलिटी नहीं है कि आप लोग जो है वो कंप्यूटर पे नहीं कर सकते, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लेम एक्सक्यूजेज ना कीजिएगा। होते हुए भी अगर आप लोग कंप्यूटर इस तरह से करें कि नहीं सर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, तो ये बुरी बात है। और हाँ, अगर बिल्कुल किसी के पास नहीं है तो वो इसको सिंपल पेजेस पे लिख लें, उसके बाद किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ उसको स्कैन कर ले, जैसे कि कैम स्कैनर एक सॉफ्टवेयर आता है आपके मोबाइल में, आप उसके साथ उसको स्कैन कर लें। बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉपी जो है वो आप एलएमएस पे सबमिट करा दें। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। कोशिश कीजिएगा एक दूसरे को चीट मत कीजिएगा। ये ना हो कि एक बंदा लिखे और सारे उसी को यूज करें, हर कोई बंदा अपनी असाइनमेंट करे। पता तो चल ही जाएगा कि किसने लिखा है और किसने चीट किया है, क्योंकि जब मैं इनको रिव्यू करूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपना जो है वो खुद लिखें, चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, ये आप ज़रूर कीजिएगा। इन द लास्ट कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये सारे हैंडआउट्स बनाए हैं, जैसे कुमारी पी हैं, ये इनके हैंडआउट हैं, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने कुछ स्टफ़ यहाँ से डाउनलोड किया है। हमदे ताहा का बुक है और ये डिफरेंट बुक्स हैं। और बुक आप लोग जो है वो काइंडली ज़रूर ले लें। ग्रुप पे वैसे शेयर भी है। अगर हार्ड में आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, हार्ड में ले लें, वरना पीडीएफ में तो आप लोगों के पास ये ज़रूर होना चाहिए। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 4 के साथ। और ये पहला चैप्टर हमारा जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे, जो कि आज पूरा हुआ। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ एक नए चैप्टर के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।